हाँ सर, अमित जी, नमस्ते। जय भीम आप दोनों को और जितने देखने वाले हैं सभी को नमस्कार। जय भीम। नमस्कार सर, जय भीम। जय भीम अमित जी। जी सर। तो अमित सर, आज का जो हमारा विषय है, वो धर्म वर्सेस साइंस है और हाँ इस पे सर, मैं बहुत भी सारे इस विषय पे दो शब्द मैं भी रखना चाहता हूँ अपने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि विज्ञान एक कोने में खड़ा है, धर्म उसके दूसरे कोने में खड़ा है। विज्ञान की किताब उठाइए, किसी भी क्लास की, हुँ, 7th 8th 9th 10th की क्लास की किताब उठाइए, उसमें जो एक एक शब्द लिखा है ना, वो हुँ, ब्लेस्फेमी है। मैं मानता हूँ वो धर्म के हुँ, खिलाफ लिखी हुई बात है। जी, किसी का धर्म बता रहा है कि भैया सुअर के सींग पे जो पृथ्वी है वो टिकी हुई है। किसी का धर्म हुँ, बता रहे कि पृथ्वी चपटी है। हुँ, विज्ञान ठीक इसके उल्टी चीजें बताता है। हुँ, तो मैं तो सर ये मानता हूं कि विज्ञान की जो किताबें हैं जो भी, वो हुँ, सब दरअसल धर्म के विरोध में खड़ी हुई हैं। विज्ञान की किताबों का एक एक शब्द ब्लेस्फेमी मानता हूं मैं। ऐसी ब्लेस्फेमी है जिससे इंसानों को बड़ा फायदा हो रहा है ना। आप और मैं बैठ के आज इसी के मतलब उसी विज्ञान के चमत्कार की वजह से हम बात कर रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। सर इसके अलावा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में, हाँ, हाँ, चूंकि बिल्कुल। एक दो बातें और रखना चाहता हूं, क्योंकि देश की जो वर्तमान परिस्थिति है वो हम लोग के सामने है। हम लोग शिवलिंग देख रहे हैं या हुँ, फव्वारा है। नुपुर शर्मा के एपिसोड के बारे में आप भी बताइए कुछ। हाँ जी, हुँ, मैं उसी पे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सर मैं जी, पहले अपने दोस्तों से ये पूछ लेना चाहता हूँ कि भैया, दोस्तों, आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आपको चाशनी में डूबा हुआ सच चाहिए, आज मेरे मुंह हुँ, से, चाशनी में डूबा हुआ सच को सुनना चाहते हो, या बहुत तीखे कड़वे, मतलब चाशनी में डूबा हुआ झूठ सुनना चाहते हो, कि तीखे कड़वे सच को सुनना चाहते हो? ये आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अब जो मेरे मुंह से निकलेगा ना, मैं पक्का बता रहा हूं बुरा लगने वाली बात है। और अगर बुरा ना लगे तो फिर मेरे शब्दों की धार खत्म हो गई, मैं मानूंगा। तो तो भाई मैं दोस्ती मैं तो बता आपसे दे भाई आप लोग, कि भाई चाशनी में डूबा हुआ सच बताना है तो मैं आपको बताता हूं, अभी लाखों साल का हमारा धर्म, पुष्पक विमान उड़ते हुए, मैं बताऊंगा आपको कहानियां बैठ के आपको। क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, अंधे गूंगे बहरों का देश है भाई ये। तो हुँ, इनसे ही पूछ लो। तो भाई बता दीजिए। अच्छा, सच सुनना चाहते हैं कुछ लोग, अच्छा भैया ठीक है। जी, सच तो ये है सर हुँ, कि देश की जो वर्तमान परिस्थिति है ना, हुँ, अभी ठीक 1 साल पहले बिस्तर नहीं मिलने से, ऑक्सीजन हुँ, नहीं मिलने से तड़प तड़प के लोग मरे हैं सड़कों पे। गरीबों की मौत की तो गिनती छोड़ दीजिए साहब, ये हालत थी। और वो क्यों थी? क्योंकि इस देश की अपाहिज जनता ने, जो मानसिक रूप से अपाहिज है, वो जो जनता, उसने कभी भी हॉस्पिटल के लिए वोट नहीं दिया, मंदिर के लिए वोट दिया, मस्जिद के लिए वोट दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे हुँ, लोग को हमने संसद भी पहुंचाया, और लाखों वोट से जिता के पहुंचाया। तो ये बड़ी गजब की बात है। और फिर हमें ये हुक्मरान सपने भी बड़े गजब के दिखाते हैं। आप न्यूज खोल के देखिए, आपको दिखेगा शिवलिंग है कि फव्वारा है। अरे मैं क्या करूं भैया, लोग आ रहे हैं घर में, खाने को ठीक से है नहीं। शिवलिंग है कि फव्वारा है, उसको करके करेंगे क्या? लाखों मंदिर है इस देश में, कोई एक तो फव्वारा है, शिवलिंग है, उसको क्या करें? पोंगली बना ले हम लोग उसकी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैं बहुत ही, मतलब मैं व्यथित हूँ दरअसल। मैं इस देश की ना सारी चीजों से इतना डिसअपॉइंटेड हूं। एक डिसअपॉइंटेड यूथ जो होता है ना, जी, फ्रस्ट्रेटेड डिसअपॉइंटेड यूथ, जिसको हुँ, मेरी निराशा का कारण ना, आज का जो सिस्टम है ना, ये हमारे जो पूर्वजों के द्वारा लादी गई चीजें है ना, ये है। तो मैं जो हुँ, बोलूंगा ना, मैं तो चाहता हूं कि कड़वा लगे, खूब जहर बुझे हुए शब्द निकलेंगे आज। इस देश का एक सपना था 1947 में, वो सपना मर गया। और पाश ने कहा है कि मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के सही, शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की हुँ, लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता
तो भाई सुनो क्या होता है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अच्छा। आपके सामने में इस देश में सत्ता को हथियाया गया, आपने हमने सब ने मिलके मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिए हैं। तो अब जो सड़कों पे धर्म का नंगा नाच चलेगा ना, इसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। दूसरी बात, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई भारत जो है ना ये कोई विश्व शक्ति बनने वाला है, नहीं बनेगा। संसाधनों की जबरदस्त कमी हो चुकी है, आबादी भयंकर है हमारी, पानी तक नहीं है देश में ठीक से, कई गांव के देश के कई ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं है। वो ट्रेन हमारी छूट गई, वो ट्रेन को जाते हुए हम देख रहे हैं। मैं चीन के बारे में ये मान सकता हूं कि वो विश्व शक्ति बनेगा, अमेरिका तो पहले से ही है। लेकिन भारत के बारे में अगर किसी को भ्रम अगर बैठा हुआ है ना, नहीं भैया, वो हमने छोड़ दिया। दरअसल हमने अपने सामने में जाते हुए देखा है, क्योंकि जो देश मंदिर है कि मस्जिद है कि जो ताजमहल के नीचे एक ठोक और शिवलिंग है, इसमें लगा हुआ है 100-100 रुपया का तेल जाके भराता है जो देश, और तब भी उसको इस बात की शर्म नहीं है। दूसरों के धर्मों का मजाक उड़ाने के लिए पूरा मजमा रोज टीवी पे लगाया जाता है, और उसके बाद दुनिया में थू थू होती है, नक्कटाई होती है, छोटे छोटे देश जो हैं वो समझा देते हैं कि अरे यार ये मत करो। तो ये तो हमारे यहाँ की हालत है। तो भाई इसी तरह की बात रहेगी, क्योंकि ये देश ना शुरू से ही मेरे को ऐसा लगता है कि इस देश का मैं इतिहास भी उठा के देखूं ना, तो अस्तित्व में भी इसीलिए आया। 2000 साल से दरवाजे खोल के हम बैठ गए थे, जो आओ भाई वो हमको ठोक के चले जाओ। कारण क्या था? जातिवाद। हमने लोगों को जातियों में बांट दिया कि कुछ लोग जो हैं ये सिर्फ लड़ाई करने का काम करेंगे, बाकी की भारत की जनता क्या करेगी। तो वो आए हैं, और आप ही के सामने में, आप ही को जिसको आप लोग शिवलिंग फव्वारा खोज रहे हो, तो एक आया था, उसने तो शिवलिंग को लात मार के तोड़ा है सोमनाथ में, तब भी हमको समझ में नहीं आएगी बातें। दुनिया कहां से कहां जा रही है, 21वीं सदी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस देश में न्यूज में कभी बात होते हुए मैं नहीं देखता। इस देश में जो आने वाली टेक्नोलॉजी उस पर बात होते नहीं देखता मैं कभी न्यूज पे। कमाल की बात है, विडंबना देखिए सर। हाँ, और चीन में 10,000 पेपर, साइंटिफिक पेपर हर साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लोगों के निकल रहे हैं। अरे क्या खा के दुनिया के सामने हम खड़े होंगे? ये खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। ये खंडहर है हमारे, ये खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। और हो सकता है भाई कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगे कि ये बोल रहा है कि ऐसा ही होगा, ये होगा, मैं पक्का बता रहा हूं। ट्रेन हमारी छूट चुकी। दरअसल और कड़वा बोल देता हूं थोड़ा सा, दरअसल देहांत हो चुका है। देश की सारी जितनी वैल्यूज है ना, जितने नीति सिद्धांत, उन सबका देहांत हो चुका है। ये 13वीं में बैठे हैं हम उसकी, और यहां बैठ के हम सिर्फ ऐसे ही बात करेंगे। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सुनने वाले 1-1.5 हजार लोग होंगे। फालतू की बकवास का अभी मैं चैनल यहां पे आपको खोल के दिखाऊंगा सर, जिसमें राम 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 चलता है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, 10,000 लोग बैठ के देख रहे हैं उसको। वो तो मरा भैया, कर रहे हैं असल में। हाँ, तो हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। रो रो के बात करने की आदत नहीं रही। तो मैं तो उन लोगों में से हूं ही नहीं कि मैं आपको आके बताऊं कि नहीं भैया आपका भविष्य तो ऐसा होने वाला है, विज्ञान के जरिए आपके अंदर में बहुत बड़ी तर्कशीलता आ जाएगी। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इस देश की जो मज्जा है ना, उसमें बैठा है आलस्य। इस देश की मज्जा में बैठ गया है धर्मांधता। इस देश की मज्जा में बैठा हुआ है विज्ञान को अपने जूते पे रखना। इस देश की मज्जा में बैठा हुआ है अपना गौरव अतीत में जाके खोजना। शिवाजी सावंत ने किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो देश या जो इंसान अपने अतीत की बात करता है ना, दरअसल वो इस बात को इंगित कर रहा है कि उसका भविष्य नहीं है, उसके प्रोस्पेक्ट खत्म हो गए हैं। इसीलिए अंधेरे हमने हैं। देखा ना, वो जो मतलब हम कभी ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ जाएं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो वो बताएंगे अरे हम तो अपने समय में ऐसे करते थे। ये बूढ़ों का देश है, ये बूढ़ों का देश है।
लाओत्से हुआ एक चीन में। लाओत्से शब्द का मतलब होता है बूढ़ा आदमी। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना तो मेरे को ऐसा लगा यार ये बूढ़े लोगों का देश है, यहाँ हर आदमी पैदा होते का साथ लाओत्से है। उसका कुंडली बन जाएगा कि ये कौन सा इसका राशि है, तो इसके ऊपर कौन सा ग्रह भारी है, तो इसके ऊपर कौन सा मंगल भारी है। अरे भैया मंगल ग्रह को क्या करना तुम्हारे ऊपर भारी होके, तुम हो क्या चीज। और यहां से जब लोग पहली बार बाहर निकल के विदेश जाते हैं ना तो अपने भारतीय होने पे उनको शर्म आती है। लो चलो और कड़वा बोला, ये सच बता रहा हूं मैं, शर्म आ जाती है किसी का देख के। अरे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हम कहां रह रहे हैं, नल में ठीक से पानी आता नहीं है, सामने जो पोल है उसमें लाइट है नहीं। हिंदुस्तान ये बनाने चले, इनको लगता है भारत कोई नक्शा है। भारत नक्शा वक्शा नहीं है भैया, भारत है आपके घर के सामने की वो सड़क जिसमें गड्ढे हैं। भारत है वो राशन दुकान जहां पे आप चीनी लेने जाते हो आपको भगा दिया जाता है। बिल्कुल। भारत है वो कोर्ट का सिस्टम जहां पे किसी गरीब को न्याय नहीं मिलता, इसको बोलते हैं भारत। और भारत कोई अकेला आपकी आराम कुर्सी के आसपास नहीं है, या उस सड़क तक नहीं है जहां तक आप घूमने जाते हैं और वहां से लौट आते हैं, सुबह सुबह सैर करने जाते हैं। उतना भारत नहीं है। भारत देखना है तो गांव देहात में जाइए, बाहर निकलिए, आपको भारत दिखेगा, सड़कों पे दिखेगा, भूखा नंगा नदियां देखिए आपकी, सब गटर उधर छोड़े जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है सर वो भारत है, पानी नहीं रहा। वो भारत है। यहाँ पे कई लोग आके बोल के जाते हैं अरे कास्ट सिस्टम कहाँ है, हमने तो कभी नहीं देखा। वो आ जाते हैं ना अपने पीछे में मिश्रा पांडे लिखा के, वो आ जाते वो ना। सर मैं ऐसा मानता हूँ पक्का, ये बात पहले भी कई बार कही गई है, मैं ऐसा पक्का मानता हूँ कि यहाँ पे ना एक इंडिया है एक भारत है। इंडिया और भारत ना एक दूसरे से बात नहीं करते, इंडिया और भारत को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है। और इसी पे मैं 4 लाइन ये भी बोलना चाहता हूं सर। अभी हम लोग फूलन देवी पे बात कर रहे थे, तो उस समय वो आए एक महाशय, उन्होंने कहा अरे उसने तो ऐसा कर दिया, उसने ठाकुरों को मार दिया। मैंने कहा भाई कि कई सारे चीजों में सही और गलत के जो आयाम है ना ये गिर जाते हैं। इतने जो आप जैसा बता रहे हो ना तो उस ढंग की चीजें नहीं है। और आपको ना हाँ थिन लाइन होती है, हमको नहीं पता कि भाई, हाँ हमको नहीं पता भाई कि वो जो लोग हैं, जो एक दलित परिवार है, एक दलित परिवार से आई हुई महिला, उसके ऊपर क्या बीतती है। मैंने उस दिन बात भी कही थी कि सबसे बड़ी चीज होती है समवेदना। सम का मतलब समान, वेदना का मतलब दुख। ये सबसे बड़ी खासियत है। आप इंसान होके एक ही चीज अपने अंदर में ला सकते हो, वो है समवेदना। नहीं ला सकते ना तो फिर इंडिया और भारत एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना करते हैं। जब भारत देखता है ना इंडिया को तो वो बोलता है अरे बड़े बड़े लोगन के बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला। बड़े बड़े लोग हैं भाई, बंगले में रहते हैं, कहां से कास्ट सिस्टम का पता चलेगा, कहां से पता चलेगा कि वो गरीब हिंदू गरीब मुसलमान सड़क पे जाके फव्वारा है कि शिवलिंग है उसके ऊपर कट के मरेंगे, उनको नहीं पता चलेगा। तो बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, और भैया झूमर अलग से। बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी और मिनरल वाटर अलग से। बड़े बड़े लोगन के जीन्स और पेंट भैया, बड़े बड़े लोगन के जीन्स और पेंट भैया, और भैया कोट अलग से। और बड़े बड़े लोगन के स्कूल और कॉलेज और भैया ट्यूशन अलग से। और बड़े बड़े लोगन के संगी और साथी और भैया सरकार अलग से। तो इंडिया और भारत एक दूसरे से बात नहीं करते, सही बात है। और ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर की संवेदना मर चुकी है। हम पैदा हो जाते हैं किसी जाति में, उसी का ठप्पा लेके घूम रहे हैं, ब्राह्मण हो ब्राह्मण है भाई। पता नहीं जैसे ऑल इंडिया रेडियो में खानदान का नाम अनाउंस हो रहा है इनके बैठ के। अरे क्या उखाड़ लिए तुम ब्राह्मणों के यार, अंग्रेज आए उनकी चाकरी कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। पोर्चुगल जैसा छोटा सा बित्ते भर का देश। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ सर कि जब अंग्रेज यहाँ से गया ना, 3 करोड़ की आबादी थी ब्रिटेन की, भारत की आबादी 36 करोड़ की थी। पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी कि 3 लोगों ने 36 लोगों को गुलाम बना लिया है। मर जाओ शर्म से डूब के इसी बात पे। नहीं, उस पे तो गर्व है ना इन्हें, उस पे तो गर्व है। मुगल आए थे, थोड़ी संख्या में आए थे, बुलाने वाले भी यही थे।
ये लोग कहते हैं कहाँ पे, अरे ये मुझे अगर अंग्रेज ना आते ना तो आज भी जला रहे होते हैं महिलाओं को अब उसके मरे हुए पति के साथ, वो समझाने के लिए कि जिंदा जलाना औरत को, किसी विधवा औरत को जिंदा जलाना बहुत बुरा काम है, उसके लिए अंग्रेज बुलाने पड़े इन्हें यहाँ पे। इन्हें इतने वेद उपनिषद और इतने ग्रंथ इनके पास थे, इनको इतनी समझ नहीं थी। कास्टिज्म, ये कहते हैं कास्टिज्म कहाँ है? कास्टिज्म आपको हर जगह मिलेगा, आज भी मिलेगा, प्राइवेट जॉब्स में मिलेगा, सरकारी छोड़ो, आप स्कूल्स में मिलेगा, विश्वविद्यालयों में मिलेगा। और आपकी तरफ से आवाज आ रही है हाँ डॉक्टर हाँ साहब? हाँ हाँ, तो जैसा कि अमित जी कह रहे थे पत्रकारिता पर, मैं मुझे फिर से वही भगत सिंह की जो बातें बिल्कुल आज भी बिल्कुल यथावत सेम टू सेम आज के समय पे बिल्कुल सटीक बैठती है, वो 2 लाइनें मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटोवल करवाते हैं, मतलब सिर फुड़वाते हैं एक दूसरे का। यही चलता है डिबेट में आजकल। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत ना रहा हो, बहुत कम है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों की संकीर्ण मानसिकता से निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता का बचाना। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। तो ये उन्होंने 1928 एक सेकंड, हाँ 1928 में लिखे थे और आज आप इन शब्दों को सुनकर कह सकते हैं, देख सकते हैं कि आज भी ये यथावत बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये हाल है, इतने वर्षों में भी इस देश का बदला कुछ नहीं है, बल्कि बिगड़ा बहुत कुछ है। कट्टरता बदलेगा भी तो नहीं ना सर। देखो, एक तो ना देखो, जैसे मैं बोला ना कि कड़वा बोलूंगा लगेगा चोट, है ना? तो भाई जिसके पूंछ में चोट लगेगा, माँ बहन की गाली चालू हो गई है ना चैट में। भैया एक काम करना, आप लोग, मेरी बात से बड़ा बुरा लग रहा है ना, तो जिस दिन तुम्हारा फव्वारा और शिवलिंग को लेके लड़ाई होगा ना, अगर गूदा है, अगर कमर में रीढ़ का हड्डी है ना, हड्डी, माँ का सच में दूध पिए हो तो खुद जाके दंगा करके दिखा देना, करके दिखा देना। तुम साले घर में दुबके छुपे बैठे होगे, मरेगा गरीब जिसको तुम सिखा रहे हो बैठ के, जिसको पढ़ने भी नहीं देते ये। बिल्कुल, वो दलित यहाँ पे आ जाएंगे तो चैट वॉरियर, बेशरम जैसे लोग हैं भाई, गजब बेशर्मी है यार, गजब। हाँ, इसीलिए ना, ट्विटर पे, मतलब इन्हीं यूट्यूब के पे। जैसे लोग हैं सर, इन्हीं के जैसे लोग हैं जो ना भारत पे 2007 साल से जो थप्पड़ पड़ा है ना मुंह पे, ये तुम्हारे ही जैसे लोग हैं। अगर गूदा है ना, माँ का सच में दूध पिए हो, एक बाप की औलाद हो, तो इतना गंदा बात बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो है तो जाना और दंगा फसाद खुद करके दिखाना। नहीं नहीं, ये सर ये क्या होता है, लड़ने मरने के लिए वो है ना दलित, तब हिंदू हो जाता है। बिल्कुल सर, वो लड़ेगा ना बिल्कुल। इनकी लड़ाई, उसको हिंदू बना देंगे, बाकी वो उसको वो और हिंदू सर धर्म में मैं नहीं बता आता। रहा हूं आपको, मेरे को ज्यादा क्रोध इसलिए क्योंकि मेरे को ना सामने दिखाई दे रहा है ना कि इस देश में ना पक्का दंगा होने वाला है। जगह जगह केरोसिन पेट्रोल छिड़क दिया गया है, बस एक माचिस मारने की देर है। इन्हीं के जैसे जो लोग हैं ना, यही जिम्मेदार है, ये अंधभक्त, ये बेरोजगार हैं ये लोग। और तब भी मोदी मोदी, यही करते करते ये मर जाएंगे साले। इन्हें लगता है कि मोदी जी अवतार हैं कल्कि का और वो इनके धर्म की रक्षा करेंगे, इनके धर्म को बचाएंगे। अरे भाई, भगवान ने खुद कहा है, जिस भगवान पे आप यकीन करते हो कि कलयुग में धर्म का नाश होगा, तो भैया वो जब लिख ही दिया भगवान ने, तो वो नाश होगा ही। और एक दूसरे धर्म के लोग एक दूसरे धर्म का नाश नहीं करेंगे।
ये कुदरती होगा, ये खत्म होगा, ये तय है, ये खत्म होना ही है, इसे खत्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ पे खड़ा है ना, और झूठ पे कितने दिन तक खड़ा रहेगा? सच तो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगा। ये इंटरनेट है ना, आखिरी के लिए गाड़ेगा इनकी कब्र में, इनकी जो जिसमें ताबूत में आखिरी कील ये इंटरनेट गाड़ेगा। अगर इंटरनेट को बंद करवा सकते हो पूरी दुनिया में तो करवा दो, बस उससे तुम्हारा धर्म बचेगा। नहीं तो आखिरी कील तीखी हो चुकी है, बस हथौड़ियां लगने वाली है उस पे, जाएगा। तो अमित सर अर्पित जी का वेट कर रहा था मैं, लेकिन अर्पित जी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। अमोल सर आपकी डॉक्टर तरफ साहब से आप आवाज आ रहा है माइक सर। ये मीडिया पे चूंकि आपने एक बात रखी तो मैं भी 4 लाइन जी जी अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ, जो आज के जो वर्तमान माहौल है ना उसमें सटीक बैठती कि भाई कुत्ते लड़ाए जाते हैं बोटी के वास्ते, कुत्ते लड़ाए जाते हैं बोटी के वास्ते, अखबार अब निकलते हैं रोटी के वास्ते। आपस में नोक झोंक है, आपस में नोक झोंक है मजहब के नाम पे, दाढ़ी के वास्ते, कहीं चोटी के वास्ते। और बड़ा निकले हैं ना ये $5 ट्रिलियन का इकॉनमी बनाने। अरे पहले शिवलिंग फव्वारा इसको तय करो, देश ना भी इसी में लगा हुआ ना कि शिवलिंग है फव्वारा है, शिवलिंग है फव्वारा है, इसमें लगा हुआ $5 ट्रिलियन का इकॉनमी बनाने निकले हो ना, तो धोती को छोड़कर बढ़े पतलून की तरफ, तरसेंगे कुछ दिनों में लंगोटी के वास्ते। ये होगा सर देश का।